आदाब। एशिया टाइम्स की इस ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अशरफ अली बस्तवी। मेरे साथ शफ़ीकुल हसन साहब इस वक्त मौजूद हैं। शफ़ीकुल हसन साहब के एज़ाज़ में परसों एक प्रोग्राम हुआ उर्दू मीडिया एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर सैयद फ़ारूक साहब की रिहाइशगाह पर। एक बड़ा प्रोग्राम था। 5 साल मुकम्मल होने पर शफ़ीकुल हसन साहब की जो न्यूज़ क्लिपिंग्स लगातार 24 जून 2017 से जो लगातार चली आ रही थी, उसके 5 साल मुकम्मल हुए हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से आपको एज़ाज़ दिया जा रहा है। UMA की जानिब से भी एज़ाज़ दिया गया। मैं उस तकरीब में मौजूद था। उस दिन मौका नहीं था कि कोई डिटेल गुफ्तगू की जाए शफ़ीक साहब से, लेकिन मैंने मुनासिब जाना कि 5 साल किस तरह से आपके गुज़रे हैं। जैसा इन्होंने वहाँ पर जो कहानी बताई, जिस दर्द का इज़हार किया, जिस तकलीफ़ का और जिस डेडिकेशन का, वो ज़ाहिर सी बात है हम तमाम के लिए एक तरह से बहुत ही अहम है जानना और समझना कि किस तरह से एक शख्स 5 साल लगातार एक टाइम पर 8 बजे तो 8 बजे और रोज़ाना काम कर रहा है और हम और आपके दरमियान न्यूज़ क्लिप्स पहुंचा रहा है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं था, लगातार करना था, इसलिए बड़ा मुश्किल काम था। कहना आसान है हमारे आपके लिए, लेकिन करना जिसे पड़ता है तो वो समझता है। और हम सब के लिए बहुत ही अहम चीज़ें ला रहे हैं। तो आज मेरी मुलाकात इसी सिलसिले में है कि सबसे पहले तो शफ़ीक साहब से मैं जानूं कि शफ़ीक साहब ने वो कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा दिन था, कौन सी वजह बनी जिसकी वजह से ये अच्छे खासे एक बिजनेसमैन हैं, इसका एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक हैं, इसके अलावा पब्लिशिंग कंपनी भी आपकी है, बड़े मसरूफ़ तरीन आदमी हैं। उसके बावजूद उस मसरूफ़ तरीन वक्त से वक्त निकाल करके तकरीबन 4-5 घंटे रोज़ाना सुबह 8 बजे हमारे आपके लिए लगातार 5 साल से काम कर रहे हैं। शफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। आज 5 साल आपने मुकम्मल कर लिया। ये जो क्लिपिंग का ख़्याल कि ऐसी ख़बरें जो जुड़ी हों, कम्युनिटी के अफेयर्स से, मामले से जुड़ी हों, अहम ख़बरें हों, उन तमाम को जमा करना, फिर उसके बाद सर्कुलेट करना, वो कौन सी ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा दिन था, क्या वजह बनी? आप अच्छे खासे कारोबारी, अपने कारोबार ही से आपको फुर्सत नहीं, ऐसे समाजी काम करने के लिए आपके अंदर ये जज्बा, ये वक्त कौन सा पैदा हुआ? अशरफ साहब, मैं 1986 से मैं दिल्ली में हूँ और शुरू से ही एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पब्लिशिंग के मैदान में हूँ। इससे पहले जब मैं दिल्ली आया तो 1 साल मैंने जर्नलिज़म किया और दिल्ली आने से पहले भी मैं अखबारात के लिए लिखता था। 30 साल तो बिज़नेस में ही गुज़रे हैं, लेकिन अखबारों से मेरा ताल्लुक़ शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। रोज़ाना अखबार मुझे पढ़ना है। यही इसी कमरे में मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था, इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एक बच्चे की फ़ोटो ने अट्रैक्ट किया। पता लगा वो बच्चा हाफिज़ जुनैद है, उसकी लिंचिंग की ख़बर है। उसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया और मैं बहुत सोचता रहा कि ऐसी जो लिंचिंग हो रही है, इसकी वजह यही है कि समाज में जो नफ़रत बढ़ रही है, उसी वजह से ये लिंचिंग हो रही है। उससे पहले भी लिंचिंग हुई जी, अखलाक की लिंचिंग हुई, पहले ख़ान की लिंचिंग हुई, लेकिन 15-16 साल के बच्चे की लिंचिंग हो जाए तो ये तो सबको डिस्टर्ब करती है जी। लिंचिंग किसी की भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन बच्चे की लिंचिंग हो जाए तो बहुत तकलीफ से होती है। बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। मेरे पास वो वसाइल तो है नहीं कि मैं जो इंटरनेट पे, जो सोशल मीडिया पे जो इतनी बड़ी फ़ौज है जो ये काम कर रही है, उसका मुकाबला किया जा सके। लेकिन ख़्याल यही आया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। बस मेरा अखबार जो घर पे आते हैं और मेरा मोबाइल, इतना काफ़ी है। उसी थॉट के साथ मैंने काम शुरू किया और वो जज्बा कब जुनून में बदल गया मुझे पता ही नहीं लगा जी। उसके बाद लगातार 1000 दिन तक मैंने ये काम किया। सुबह 8 बजे काम किया, किसी दिन छुट्टी नहीं की, किसी दिन गैप नहीं किया। और सुबह का जो 8 बजे का टाइम था, उसमें मुझे 1 सेकंड भी गवारा नहीं था कि लेट हो जाए। मेरे लिए संडे, मंडे, फ्राइडे, ईद, होली, दिवाली सारे दिन एक जैसे थे। दिल्ली से बाहर के शहरों से मैंने किया, यूरोप से किया, लंदन से लेकर पेरिस और स्विट्ज़रलैंड से लेकर रोम तक। बाद में 2019 में दुबई हमारा जाना हुआ, वहाँ से भी किया।
और इंडिया टाइम के हिसाब से ठीक 8 जी। बजे। 25 मार्च 2020 को जब कोरोना का टाइम था और खौफ इतना था कि लोग बाहर अखबार पढ़े रहते थे, उनको लोगों को छूने से डर लगता था। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसी घर में 2-2 मास्क लगा के और टेबल पे सैनिटाइज़र रख के मैं सारे अखबार स्कैन कर रहा था और सारे लोगों को, अपने दोस्तों के साथ ये क्लिपिंग्स हैं सुबह की, वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था। ये जो जिस तरह की आपने जर्नी बताई कि आप सफ़र में हों, बीमारी की कोई वजह हो सकती है, घर में कोई बड़ी मसरूफ़ियत है, बिजनेस का एक बड़ा मसला है जो उसकी मसरूफ़ियतें होती हैं, इन तमाम के दरमियान अच्छा खासा वक्त निकालना मॉर्निंग में, और जब आप सुबह सुबह अपना वक्त निकालते हैं कई घंटे लगाने के बाद, उसके बाद तो आप का अच्छा खासी एनर्जी वहाँ पर लग जाती है कि आप बाहर निकलेंगे बिजनेस के लिए, तो आपके पास हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चाकू चौबंद ना हों। क्या ऐसी वजह थी, कौन सी ऐसी ताकत आपके अंदर ये पाई जाती है कि मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो लोग भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई मोटिवेशन है, कोई डेडिकेशन है, कोई आइडिया है, उस आइडिया को कैसे वो इम्प्लीमेंट करके लगातार उसके साथ जी सकते हैं, कौन सी ऐसी ताकत थी जो आपको इतना ज़्यादा मजबूत करती थी? ये मुझे भी नहीं पता है कौन सी ताकत थी, कौन सा मोटिवेशन था, जिसकी वजह से मैं अगर रात को 3 बजे भी सो रहा हूँ तो 5 बजे उठना है मुझे, और 5 बजे से काम शुरू करना है और 11:30-12 बजे तक। मुझे ख़बरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता था और मेरी ज़िंदगी सुबह के 8 बजे के आसपास घूम रही थी कि मुझे काम रोज़ करना है और ठीक सुबह 8 बजे करना है, किसी भी हालत में करना है, दुनिया के किसी भी हिस्से से करना है। और चूँकि ये पैशन जो होता है किसी का, पैशन में कोई कैलकुलेशन नहीं होता बेशक कि पैशन में ये आप कैलकुलेट करिए कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी सेहत ख़राब हो रही है, आपको दवाएं लेनी पड़ रही हैं, आपका कारोबार सफ़र कर रहा है, आपकी फैमिली सफ़र कर रही है। ज़ाहिर है कोई भी पैशन है तो उसकी एक कीमत भी है, सेहत भी ख़राब होगी, कारोबार भी ख़राब होगा, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं बचेगा, लेकिन वो पैशन कोई चीज़ देखता नहीं। और उसी के साथ मुझे लगा कि यही मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा पैशन था। ख़बरों का जो सिलेक्शन है, चूँकि आप डायरेक्ट मीडिया में नहीं थे, आपने शुरुआत तो मीडिया से की है, जैसा मुझे जब गुफ्तगू बता रहे थे कि आप बचपन से 9th क्लास से आप लिख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके अंदर एक इनबिल्ट मीडिया पर्सन आप हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन चूँकि चेंज हो गया था तो बहुत सारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सोचने का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। लेकिन अचानक फिर इस पर आना कि वो ख़बरें जो रिलेटेड ख़बरें हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड, देश से रिलेटेड और एक तरह से कम्युनल हार्मनी से रिलेटेड ख़बरें, उनका सिलेक्शन करना अलग अलग जगहों पर जा कर के, नेट से, अखबार से, ये जो सिलेक्शन का जो आइडिया है, कितनी ख़बरें आप सेलेक्ट करते हैं, फिर उनमें से कितनी ख़बरों को आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? मैं ये जो काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सिर्फ काम करता हूँ। ठीक है। हालांकि कम्युनिटी के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं है, मैं एक समाज के लिए काम करता हूँ, उस पर ज़रूर हमारी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हो सकते हैं जी। लेकिन उसमें मेरे हिंदू भाई भी हैं, मेरे सिख भाई भी हैं, मेरे ईसाई भाई भी, सारे लोग हैं। जी जी। सारे लोगों के इंटरेस्ट की जो ख़बरें हैं वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे टेलीग्राफ हो या डेक्कन क्रॉनिकल है या इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे अखबारों से मैं ख़बरें सेलेक्ट करता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि वो ख़बरें ऐसी हों, ज़्यादा ख़बरें जो जोड़ने वाली हों, कम्युनल हार्मनी की हों, वो जो ख़बरें हैं दूरियां पैदा ना करें बल्कि दूरियों को मिटाएं। कभी ऐसी ख़बरें हुई, मैंने देखा इस 5 साल के तजुर्बे में अपने, कि भले ही मुल्क के हालात जो भी हों, जैसा भी माहौल हो, लेकिन आज भी लोग पॉजिटिव ख़बरों को ज़्यादा पसंद करते हैं और लोगों को सुकून चाहिए, लोग सुकून चाहते हैं, लोग पीस चाहते हैं, लोग जो है कम्युनल हार्मनी चाहते हैं, लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसी ख़बरों को ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे बताइए कि एक तो ये है कि इस तरह की ख़बरें तलाशना, उसको लेकर आना, ये ख़बरों में ख़ास तौर से आप बहुत सारे अखबारात को स्कैन करते हैं, आपको स्कैन करते करते एक अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी आपके दिलचस्पी की जो ख़बरें हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, और अंग्रेज़ी के अखबारात की अगर बात करूं तो इस तरह की जो कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करने वाली ख़बरें हैं, जोड़ने वाली ख़बरें हैं, सबसे ज़्यादा कौन से अखबारात कवर कर रहे हैं?
कवरेज? ऐसी खबरें टेलीग्राफ में भी होती हैं, डेक्कन क्रॉनिकल में भी होती हैं, इंडियन एक्सप्रेस की अच्छी कवरेज है, द हिंदू की अच्छी कवरेज है, और कभी कभी टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में भी होती हैं। हिंदी अखबारात का क्या मतलब रुख रहा है? हिंदी अखबारात में मैं वो अखबारात नहीं करता स्कैन जहाँ मुझे लगता है कि बाइस्ड खबरें होंगी। मैं कुछ अखबारात करता हूँ, जैसे नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, जनसत्ता, या फिर भास्कर, दैनिक भास्कर जैसे अखबारात कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। मैं 50 अखबार तो कर नहीं सकता स्कैन, 20-25 अखबार स्कैन करता हूँ। उसमें से 40-50 सैकड़ों स्टोरीज़ में से 40-50 स्टोरीज़ मुझे सेलेक्ट करनी होती हैं। उसमें भी फर्दर सिलेक्शन होता है, क्योंकि PDF फाइल 25 खबरों की बनती है, क्लिपिंग्स की, तो मुझे 25 क्लिपिंग्स की PDF फाइल बनानी होती है। उसमें भी टाइम लगता है। उसको iCloud पे अपलोड करना होता है। iCloud पे जो मैं अपलोड करता हूँ तो 50 MB की फ़ाइल हो जाती है। उसके बाद उसको फर्दर मुझे कंप्रेस करना होता है, ऑनलाइन कंप्रेस करता हूँ उसको मैं, तो वो 6 MB की रह जाती है, कभी 5 MB, कभी 6 MB की। उसको दोबारा से फिर iCloud पे मैं अपलोड करता हूँ। जब ये 6 MB की फ़ाइल अपलोड हो जाती है तो अब वो फाइलें मेरे लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद मेरे पास बहुत सारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं, उनको सबसे पहले उनको ब्रॉडकास्ट करता हूँ। उसके बाद बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उनको करता हूँ। फिर कुछ टाइम होता है तो फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे मैं करता हूँ। तो ये सिलसिला सुबह से लेके 11 साढ़े 11 तक चलता रहता है। आपने कभी अंदाज़ा लगाया कि कितने लोगों तक ये रोज़ाना मैसेज आपका पहुंच जाता है? व्हाट्सएप में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कितने लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन यकीनन ये तादाद लाखों में है। कभी कोई ख़बर वायरल हो जाती है तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, हो सकता है 1 करोड़। कोई ख़बर मेरी टीवी पे अगर चल रही है, कभी ऐसा हुआ कि टीवी चैनल्स पे भी वो ख़बर आई है, उर्दू इनकलाब की एक ख़बर टीवी चैनल्स पे चली, तो ज़ाहिर है उसकी तादाद तो करोड़ों में है। अभी हाल ही में मैंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी की थी, मुंबई के जो बच्चे हैं, मदरसे के बच्चे, उन्होंने क्लियर किया SSC एग्ज़ाम बॉम्बे का, 22 बच्चों ने। वो ख़बर बहुत वायरल हो गई, हर ग्रुप में लोगों ने शेयर किया, तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी तादाद में, मैं नहीं कह रहा कि करोड़ों में गई होगी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में उसकी शेयरिंग हुई है। आपकी इस काम को दुनिया भर में अप्रिशिएशन भी मिला है, कई प्रोग्राम हुए हैं, आपकी एक लोगों के जो फीडबैक है उसकी आपने किताब छापी थी, सैकड़ों लोगों ने इसमें अपने बहुत ही अच्छे फीडबैक दिए हैं, ये एक आपका अचीवमेंट है। क्या ये काम करते हुए आपको कि धमकी, मैं अगर लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं, ऐसी भी कोई चीज़ कि आप इसे क्यों कर रहे हैं, कुछ रोकने के भी ऐसे प्रयास कभी हुए क्या? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा था कि अभी हाल फिलहाल में आपको इल्म है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब किसी फिल्म की कोई क्लिप जो है शेयर की, और वो फिल्म की क्लिप थी, उसके बाद आज जेल में है, और एक बड़ा काम कर रहे थे, वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनके सारे काम हमारे आपके सामने हैं कि वो फर्जीवाड़े को सामने ला रहे थे, जेल में है। तो इसलिए मैंने सवाल किया कि आप भी एक गुड न्यूज़ फैला रहे हैं, जहाँ की अच्छा हो रहा है, कमनल हारमनी की खबरें आप है, तो बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका इस वक्त मिसगाइडेड है, जो इस तरह की कमनल हारमनी की कोशिशों को रोकना चाहता है, डिरेल करना चाहता है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसे सेगमेंट की जानिब से कभी आपको कोई बात कही गई हो, किसी ने वाया के ज़रिए से आई हो? अभी एक चीज़ मैंने देखी, काज़मी साहब ने अभी एक मेरा इंटरव्यू किया यूट्यूब पे, तो एक कमेंट किसी का आया मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद, उसने लिखा, हो सकता है कोई ऐसा ही हो, मैंने ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा भी नंबर आएगा। यही इसीलिए मैं कह रहा था, बात नहीं कि आएगा तो आएगा। जी सही बात है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, अब जब ज़ुबैर की गिरफ़्तारी हुई, उसी से बहुत सारे लोगों को ये अजीब सा अंदाज़ा हुआ कि भाई वो तो फ़र्ज़ी ख़बरों को बस्ट कर रहे थे और वो दुनिया के सामने एक तरह से पूरी तहकीक करके ला रही थी उनकी टीम, उसके बावजूद भी वो आज जेल में है। बहरहाल वो एक अलग मसला है। मुझे बताइए कि एक तो ये हुआ कि आपने अब तक का जो 5 साल का सफ़र है, बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ उन्हें पूरा किया। अब आप ब्रेक पर इस वक्त हैं। कल के परसों के जो प्रोग्राम थे उसमें आपने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में आपको और मैनेज करके लाना चाहते हैं, तो क्या आइडिया है आपको मैनेज करके लाने का?
अशरफ साहब, अभी तो मेरा ब्रेक लिया हुआ है मैंने, और मेरा इरादा ये है कि पहले मैं अपनी सेहत पे तवज्जो दूँ, और जो कारोबार मेरा ट्रैक से थोड़ा हट गया है तो उसको मैं ट्रैक पे लाऊं, और उसमें वो बेहतर हो कारोबार, बिज़नेस। क्योंकि बिज़नेस, सेहत भी ज़रूरी है और बिज़नेस भी ज़रूरी है, और इस काम को तो करना है आगे भी। मैं एक टीम के साथ करना चाहूँगा। और इस सिलसिले में मैं एक बात जहन में मेरे ये है कि बहुत सारे लोग मीडिया की बात करते हैं कि अपना एक मीडिया हो, अखबार हो, चैनल हो, ठीक है, होना चाहिए। उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है 2-4 करोड़ में होने वाला नहीं है, सैकड़ों करोड़ रुपए चाहिए। तो आप ज़रूर करिए वो, जब भी आपके पास रिसोर्सेज हों तो आप ज़रूर करिए, आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद जी। लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा है, अमल में नहीं आ रहा है वो एक आपका चैनल या अखबार, तब तक आप ये जो मॉडल है आपके सामने है जी, इसको आप अगर रेप्लिकेट कर लें एक बड़े पैमाने पर, एक अच्छी टीम बना के कर लें, क्योंकि आप अपना अखबार में, अपने चैनल में इससे ज़्यादा क्या करेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स कर रहे हैं, बहुत सारे अखबार कर रहे हैं। टेलीग्राफ कर रहा है, इंडियन एक्सप्रेस कर रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टोरीज़ आती हैं, द वायर है, एनडीटीवी है, द क्विंट है, तो वही उसी तरह की स्टोरीज़ होंगी, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। तो उससे वो भी ठीक है, लेकिन सरेदस्त आप ये कर सकते हैं कि इन सारे चैनल से, सारे अखबारों से जो आपके काम की स्टोरीज़ हैं उनको आप एक जगह पे करिए, जमा करिए, और एक अच्छी टीम के साथ जी, आप उसको दुनिया भर में जो है फैलाइए। तो ये भी वही काम करेगा जो आपका चैनल और जो आपका अखबार करेगा। मैं जब अकेले इस पीरियड में 5 साल में 20-25 अखबार स्कैन कर सकता हूँ और 40-50 स्टोरीज़ मैं शेयर कर सकता हूँ रोज़ाना, तो अगर 5-7 लोगों की टीम या 8-10 नौजवान सहाफ़ियों की टीम होगी तो वो कितना बड़ा काम कर सकती है, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि जो चीज़ें मौजूद हैं उसका इस्तेमाल किस तरह बेहतर और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, उस पर काम किया जाए। मुझे बताइए कि 5 साल का वक्त कोई आसान वक्त नहीं है, वो 5-60 महीने होते हैं। हर दिन काम करना, हर हाल में काम करना, आपने करके दिखाया है। क्या कोई ऐसा दिन आया कि जिस दिन आपको शफीक साहब को लगा हो कि यार बहुत हो गया, मैं इसमें, मेरी सेहत भी ख़राब हो रही है और मेरा बिज़नेस भी ख़राब हो रहा है, जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे कि उसे संभालना है, और मैंने क्या ये बोझ मोल ले लिया है? कभी कोई दिन ऐसा ख्याल है? ये थॉट आया जब 1000 दिनों का सिलसिला था, जब तो 985 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। उस वक्त मेरी हालत ये थी कि ब्लड प्रेशर की दवाएं मैं ले रहा था, बैक पेन इतनी शिद्दत का था कि मुझे पेन किलर्स लेने पड़ रहे थे, साइनस का इशू आ गया था, रात भर मैं सो नहीं पाता था उस वजह से। 3 मरतबा पहले में इमरजेंसी में मैं दाखिल हुआ हॉस्पिटल में, और आखिरी 15 दिनों में जो 1000 दिन का जो सिलसिला था उसमें मेरी हालत और ख़राब थी। मैं बाहर जो कोर्टयार्ड में अखबार उठाने जाता था तो मैं ठीक से उठा नहीं पाता था, मुझे बड़े आराम से झुकना पड़ता था, बहुत सपोर्ट लेके कमर में आपको तब मैं आता था। रात को 3-3, 4-4 बजे तक मैं नींद पूरी नहीं होती थी, 3 बजे तक मैं जागता था तकलीफ़ में, लेकिन सुबह 5 बजे अपना मैं काम शुरू कर देता था कि ये काम नहीं रुकना चाहिए। कई बार ये ख्याल आता था कि तुम अपना ये क्यों कर रहे हो। इससे पहले अपोलो के डॉक्टर ने मेरी वाइफ को कहा, जब मैं इमरजेंसी में गया अपोलो हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि आप इनको जिस हालत में लेके आई हैं उसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ब्रेन हेमरेज होता है या हार्ट अटैक होता है। लेकिन मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। इस पैशन और इस जुनून के सामने मेरे लिए हर चीज़ बेमानी थी कि मुझे 1000 दिन पूरे करने थे, और वो मैंने 1000 दिन पूरे किए 25 मार्च 2020 को। उसके बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो 2 हफ्ते का मैंने ब्रेक लिया, उसका फिर सिलसिला शुरू कर दिया। फिर मुझे कोविड हो गया, जो भी 21 अप्रैल 21 में, जब ये बिल्कुल सेकंड वेव में सारी हम चारों को, मुझे वाइफ को, मुझे बच्चों को कोविड हुआ, और उसके 2 हफ्ते मैं तब नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया काम, और अभी 24 जून को मैंने 5 साल पूरे किए, आपको सबको पता है। जी,
तो नादरीन, आप सुन रहे हैं कि शफ़ीक साहब अपनी जर्नी बता रहे हैं कि शफ़ीक न्यूज़ सर्विस जो 5 साल पहले शुरू की गई थी क्लिप की, वो कितने खारदार वादियों से गुजरते हुए हम तक और आप तक पहुंचती रही है। लेकिन इनकी हिम्मत और हौसले की दाद दीजिए कि हर हाल में अपने बिजनेस को, अपने सेहत को नुकसान करते हुए भी इन्होंने उस चीज़ को रोका नहीं और रुकने नहीं दिया और हम तक और आप तक पहुँचाते रहे हैं। अब हमारी जो इस गुफ्तगू का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में हम शफ़ीक साहब से ये जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से उठ कर के आए थे, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से, किस गांव से निकल कर के दिल्ली आए, कब इन्होंने वो ख्वाब पाला अपने जहन में कि मुझे आगे निकलना है और बहुत कुछ करना है, और कैसे कैसे इनकी जो जर्नी रही थी दिल्ली में आने के बाद, किन वादियों से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शफ़ीक साहब, अभी हम बात कर रहे थे आपके जो क्लिपिंग्स हैं, हमने उस पर बात की। अब हम हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस गांव से, किस ज़िले से आप कब निकल कर के आए, दिल्ली आए, वो कौन सा ख्वाब था, क्या उम्र थी आपकी, और किस तरह से इतनी जर्नी को आपने मुकम्मल किया, कैसी रही जर्नी और कहाँ से निकले आप? मेरा ताल्लुक़ यूपी के डिस्ट्रिक्ट कासगंज, पहले डिस्ट्रिक्ट एटा होता था, वहाँ छोटा सा कस्बा है गईडुनवाला, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। 1986 में मुझे 11वीं की पढ़ाई छोड़ के दिल्ली आना पड़ा। घर के हालात ऐसे थे कि बहुत प्रेशर था वालिद साहब के इस पे, और बैंक का उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था, बच्चे, फैमिली की ज़िम्मेदारी थी। तो मैं अखबारात में लिखता था, अमर उजाला, विकासशील भारत, यूपी का अखबार। जब मैं 9th में था तब मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन इस दौरान हालात बिगड़ते चले गए और ज़्यादा घर के। तो हमारे एक चाचा हैं रिश्ते के, उन्होंने कहा, शफ़ीक तुम अखबारों में तो खूब लिख रहे हो, लेकिन हिमालय पहाड़ ये कौन उठाएगा। उनकी मुराद थी कि जो बैंक का कर्जा है वालिद साहब के ऊपर, वो कैसे उठाओगे। मुझे वो बात लग गई और मैंने तय किया इंशाल्लाह ये पहाड़ मैं ही उठाऊँगा। और इसी सोच के साथ मैंने 11वीं की पढ़ाई छोड़ी और दिल्ली आ गया। और दिल्ली से ही मैंने स्ट्रगल शुरू की और पढ़ाई भी अपनी जारी रखी, क्योंकि मेरा ये थॉट एकदम क्लियर था दिल्ली आने के बाद कि दिल्ली में आने के बाद आप कितनी ही पैसा आप कमा लीजिए, कितनी ही बड़ी कामयाबी, लेकिन हर कामयाबी, कोई भी कामयाबी तालीम के बगैर अधूरी है। बिल्कुल। तो वो सिलसिला मैंने जारी रखा तालीम का। यूपी बोर्ड से 12th का फॉर्म भरा, उसके बाद जामिया से, इग्नू से बीए किया, और जामिया में स्टडी सेंटर था उसका, बीए किया। फिर मेरा ख्वाब था कि किसी तरह मैं, चूँकि मुझे रेगुलर स्कूल कॉलेज का वो माहौल नहीं मिला था, और चूँकि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का भी जो क्लासेस होती थी संडे में होती थी, जी, तो मेरा ख्वाब था कि इसी तरह मेरा एडमिशन जामिया में हो जाए। अच्छा, रेगुलर में एमए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है जामिया में हुआ और मैंने एमए किया, और अच्छा अल्लाह का शुक्र है पहली पोजीशन के साथ मैंने एमए किया। उसके बाद 98 में पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग किया भारतीय विद्या भवन से। तो ये सिलसिला कैरियर और पढ़ाई साथ साथ चलती रही। 1986 में मैं दिल्ली आया और 1 साल मैंने सहाफ़त की अखबार नौ के साथ, साहब का अखबार जो है अखबार नौ वीकली, उसके साथ की। फिर मैंने एड एजेंसी बना ली, चूँकि मुझे घर के हालात संभालने थे जी, और पैसों की ज़रूरत थी। तो एड एजेंसी जो स्काई है इसको बना ली 1987 में, और तभी से मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और फिर पब्लिशिंग का काम के शोबे में रहा। और 30 साल ऐसे गुजरे और उसके बाद 5 साल ऐसे गुजरे। अच्छा, अभी फ़िलहाल जो है आप का जो फोकस है, ख़ासतौर से मैं बिज़नेस पर अगर बात करूं तो आप एडवर्टाइजिंग करते हैं और पब्लिशिंग करते हैं। तो क्या चीज़ें आपके यहाँ से, ख़ासतौर से पब्लिशिंग के हवाले से क्या क्या चीज़ें आप पब्लिशिंग में हमने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। यूनिसेफ के लिए काम किया, यूनेस्को के लिए काम किया, यूएस एम्बेसी की मैगज़ीन जो स्पैन है वो हमने लॉन्च कराई थी। उसके बाद ब्रिटिश हाई कमीशन का मैगज़ीन है ब्रिटिश जायज़ा, वो हमने 7 साल किया, उसका ट्रांसलेशन, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। बाद में उर्दू दुनिया जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनसीपीएल का जो मैगज़ीन है उर्दू दुनिया, वो भी हमने लॉन्च कराया 2011 में। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स हमने, एम्बेसडर मदन जीत सिंह का एक बड़ा प्रोजेक्ट था 2005 में, साशिया की कहानी
द स्टोरी ऑफ साउथ एशिया। वो हमने छापी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और कश्मीरी में, और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको उर्दू वर्जन उसको रिलीज़ किया था 2005 में। 2009 में एम्बेसडर मदनजीत सिंह का ये दूसरा प्रोजेक्ट हमने किया, कश्मीरियत, वो भी 4 लैंग्वेजेस में हमने किया। तो इस तरह के हमने प्रोजेक्ट्स किए, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग में कैंपेन किए हमने, इलेक्शन कैंपेन किए, कॉरपोरेट के लिए काम किया, पब्लिक सेक्टर में काम किया, प्राइवेट सेक्टर में काम किया। आपके चचा मोहतरम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि चचा मोहतरम ने आपको तवज्जो दिलाई कि बेटा आप छपते तो खूब हो लेकिन ये बोझ कौन उठाएगा। उनकी मुराद थी कि आप पैसे कमाओ ताकि घर की ज़रूरतों को पूरी करो, और आपको बात लगी। आप जब दिल्ली आए तो आप फिर सहाफ़त में ही काम किया आपने, 1 साल काम किया। तो आपको तो ये अंदाज़ा हो गया था कि पैसे सहाफ़त में नहीं है, इसीलिए आपने बाद में ये आपको आइडिया था कि मुझे इससे निकल करके बिजनेस एक्टिविटी काम करना है, एज ए चाहे कोई भी कारोबार हो जिसमें पैसे आएँ। तो ये आइडिया वहीं से डेवलप हुआ आपका? ये वहीं से डेवलप हुआ। अखबार-ए-नौ में मैंने 1 साल सहाफ़त की। 2 मरतबा मैं कवर स्टोरी पे था, कवर स्टोरी मेरी थी। एक मरतबा हाजी मस्तान का इंटरव्यू किया 1987 में, और एक और स्टोरी की जो फ्रंट पेज पे आई, और अंदर तो स्टोरीज आती थी। लेकिन मुझे जल्दी एहसास हो गया कि सिर्फ अखबार में नाम छपने से और मेरी तस्वीर छपने से मेरे जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे, और जिस मकसद से आया हूँ मैं दिल्ली वो पूरा नहीं होगा। तो बहुत जल्दी मैंने तय किया कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें पैसा भी हो और साथ ही मैं अखबारात के करीब भी रहूं। तो उस थॉट के साथ मैंने ये एड एजेंसी का काम शुरू किया। तो आज भी मैं अखबारात से उसी वजह से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, एक चीज़ बड़ी अच्छी बात, दिलचस्प बात आपने बताई कि हाजी मस्तान का एक दौर था। हम तो बहुत ही छोटे थे उस वक्त, घरों में सुनते थे कि हमारे ख़ानदान के लोग बॉम्बे में आबाद हैं, तो वो मस्तान का जिक्र करते थे, और नागपाड़ा एरिया जो है वो उसी इलाके में रहते थे, हमारे ख़ानदान के लोग भी वहीं रहते थे। आप मिले हैं हाजी मस्तान से? कैसी शख्सियत थी हाजी मस्तान की? बहुत ही अच्छी शख्सियत थी, साफ बोलते थे, और उनके साथ घंटों हम बैठते थे, लेकिन कभी डर नहीं लगता था कि हाजी मस्तान के साथ बैठे हुए हैं। बहुत ही बाहर तो बड़ा खौफ, उनका रोब बाहर खौफ था। कई कहानियाँ थी उनके बारे में कि उनके 99 जहाज़ होते हैं और 100 होते तो एक डूब जाता है। हमने भी सुना था, हमने पूछा भी उनसे। मैंने उनसे पूछा ऐसा कुछ है, हमने सुना है दिल्ली आने से पहले। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक भी जहाज़ नहीं है हमारा। तो कहानियाँ बहुत थी उनके बारे में, लेकिन एक अच्छी शख्सियत थी। तो क्या उनकी पार्टी जो उन्होंने बनाई थी उस हवाले से आपने बात की थी? उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने बनाई थी? एक पार्टी बनाई थी, दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ, उन्होंने 87 में। उसी हवाले से हमने इंटरव्यू किया, लेकिन वो चल नहीं पाई, और बाद में फिर वो भी 94 में उनकी भी डेथ हो गई। 87 में जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझसे कहा, शफीक तुम्हें यहाँ क्या मिलता है? तो मैंने कहा मुझे 250 रुपये मिलते हैं। तो कहले तुम बॉम्बे आओ, हम तुम्हें अखबार निकालेंगे और प्रेस लगवा दूँगा। बम्बई वाले अंदाज में कहा कि आओ तुम बम्बई, लगवा देता हूँ। लेकिन मेरा एकदम क्लियर था जहन कि अल्लाह ताला ने अगर कामयाबी दी तो दिल्ली में भी मिल सकती है, लेकिन अगर मैं बॉम्बे चला गया और वहाँ मुझे कामयाबी मिली, अल्लाह ने नवाजा, तो हाजी मस्तान का ठप्पा लग जाएगा, ये इसको हाजी मस्तान ने बनाया। तो मैं उस चीज़ से बचना चाहता था और मैं वहाँ नहीं गया, और दिल्ली में स्ट्रगल की, और दिल्ली ने बहुत कुछ दिया। बेशक आज दिल्ली ने बहुत कुछ दिया है, और हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके नाम को बड़ी इज़्ज़त के साथ लोग ले रहे हैं, और आपकी इस काम को बड़ी ही कदर की निगाह से देखा जाता है। आप पर बहुत सारे आर्टिकल्स, किताबें, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और अभी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और लोग भी आपको एजाज़ से नवाजेंगे। आप उसके हकदार हैं कि जिस तरह से आपने अपने आप को एक तरह से डेडिकेट किया और तमाम तरह के चैलेंजों के दरमियान काम किया है। इतने सारे डायमेंशंस आपकी लाइफ में बहुत कम समय में नज़र आते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। ये कोई मामूली काम नहीं है, एक काम ही कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और इतने सारे काम कर पाना बड़ा चैलेंजिंग। दूसरों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? कैसे कोई अचीव करता है
एक अचीवमेंट कैसे देखिए, आता है? मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ से जब दरिया निकलती है तो उसमें अगर फ्लो है, उसमें अगर पैशन है, उसमें अगर वलवला है, तो रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट पार करते हुए वो चलती है और उसकी मंजिल समंदर होती है। कोई रुकावट उसको रोक नहीं पाती। और अगर उसमें जोश वलवला नहीं है तो कहीं भी रास्ते में रुक के एक छोटा सा नाले में तब्दील हो जाती है। इसी तरह किसी नौजवान में अगर पैशन हो, जोश हो, वलवला हो, कुछ करने का अगर वो ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो उसको कोई भी रुकावट उसको रोक नहीं सकती। रुकावटें तो होंगी, चैलेंजेस होंगे हर किसी की लाइफ में, हमारी लाइफ में, आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में। बेशक। उन रुकावटों को पार करते हुए आपको जाना है, जो आपकी मंजिल है वहाँ आपको पहुँचना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 24 घंटे होते हैं आपके पास, हमारे पास, सबके पास। इनको आप 3 हिस्सों में बांटें तो 8 घंटे सोने के, 8 घंटे होते हैं काम के, प्रोफेशनल लाइफ, ऑफिस के, 8 घंटे आपके पास होते हैं। अब उनमें से आप दोस्तों में, फैमिली में, जिस तरह से चाहें आप यूज़ करें या मिसयूज़ करें, जैसे आप चाहें। उसमें से बहुत सारे ऐसे घंटे होते हैं, घंटों में हम बहुत सारा टाइम ऐसा जहाँ हमें कहीं 10 मिनट यहाँ ज़ाय कर दिए, 15 मिनट वहाँ ज़ाय कर दिए, जहाँ आधा घंटा देना था वहाँ 1 घंटा दे दिया, 2 घंटे दे दिए, गपशप में बहुत टाइम निकल गया। तो अगर उन 8 घंटों में से 2-3 घंटे आप निकाल लें और उसको चैनलाइज कर दें, यू कैन डू वंडर्स। कोई आइडिया हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, उसको इम्प्लीमेंट करिए और अपने उस टाइम को चैनलाइज करिए। जब चैनलाइज करेंगे तो उस टाइम में बहुत पावर आ जाएगी और आप ऐसा गैर मामूली काम कर पाएंगे जो एक मिसाल बन जाएगी और जो आपको कामयाबी की तरफ आगे ले जाएगी। सही कहा आपने कि जब मैं किसी राइटर को देखता हूँ कि जितनी किताबें मैंने अभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं है उतनी से ज़्यादा किताबें लिख गया, तो फिर मेरी नज़र भी उसी पर जाती है कि उसको भी 24 घंटे ही मिले थे। सोना भी था, बच्चों के पास वक्त गुजारना था, दोस्तों के पास भी जाना था। उस वक्त खतूत लिखते थे, जवाबात आते थे, वो सब लिखा किया, उसके बावजूद इतने सारे काम किए जितना हम अभी पढ़ नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया। आपकी कामयाबी के राज जो आपके दोस्त बताते हैं, जब भी मैं मिला, जो भी आपसे जुड़े, जहां आपने काम किया, सबकी ज़ुबान से सिर्फ एक चीज़ निकलती है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल, कहना आसान है मेरे लिए भी, लेकिन इसको अडॉप्ट करना, डिसिप्लिन को, उस अडॉप्ट करने में क्या कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, उसको कैसे छोड़ सकता है कोई? ये जो डिसिप्लिन का जो सफ़र है आपका, कि आपने अपने आप को डिसिप्लिन में बांध लिया, तो ये जो आपकी डिसिप्लिन थी, वक्त पाबंदी थी, ये कहाँ से आई आपको? घर में बचपन से ऐसा था, तालिब इल्म के ज़माने से, या दिल्ली में आने के बाद, या कुछ हालात और दबाव ने आपको डिसिप्लिन बना दिया? कुछ चीज़ें तो आपके अंदर होती हैं, कुदरती होती हैं। वो चीज़ें, हालात और जो प्रेशर्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनसे उन चीज़ों में निखार आ जाते हैं। तो मुमकिन है मेरे अंदर अगर आपको ये नज़र आता है डिसिप्लिन है, तो हो सकता है जो चैलेंजेस थे शुरू में, जो प्रेशर्स थे, उसने इस चीज़ को निखारा हो और उसको फिर मैंने आगे तक बढ़ाया और यहाँ तक लाया जी। लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं जी। आप हर काम नेक नियति के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, ज़ुबान आपकी अच्छी हो, ताल्लुक़ात सबसे अच्छे रहें, किसी से ताल्लुक़ात ख़राब ना हो, किसी का आप दिल ना दुखाएं, आप अपना नुकसान कर लें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। और 2 चीज़ें मैं कहता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट, कि टॉलरेंस एंड पेशेंस। ये 2 चीज़ें आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए। कि टॉलरेंस का मतलब कि कोई चीज़ ज़िंदगी में खोना पाना लगा रहता है, ज़िंदगी के आखिरी पल तक कुछ चीज़ें हम खोते हैं, कुछ पाते हैं। तो वो अगर कोई चीज़ आपने खो दी तो उसका टॉलरेंस होना चाहिए कि भाई बर्दाश्त बेशक आपको आनी चाहिए, कोई बात नहीं। और उस टाइम से लेके वो टाइम तक, चाहे वो
2 दिन हो या 2 महीने हो या 6 महीने हो या 5 साल हो, जब तक वो चीज़ आपको अल्लाह ताला वापस ना दे दे, तब तक का पेशेंस होना चाहिए। जी। तो टॉलरेंस एंड पेशेंस है तो आप हर मैदान में, ज़िंदगी के हर शोबे में जो है आप कामयाब होंगे और सुरखरू होंगे। आखिरी इस बात आपसे कि आपकी का ये जो काम है 5 साल से, गुड न्यूज़ और कम्युनल हार्मनी, इन्फॉर्म करना, वेल इन्फॉर्म करना, पॉजिटिवली इन्फॉर्म करना सोसाइटी को, ये एक सारी सोसाइटी, जैसा आपने बताया कि आप किसी एक तबके के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए, हर हिंदुस्तानी, हर शहरी के लिए, हर इंसान के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए आप काम कर रहे हैं। जो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जो कुरान ने हमें और आपको कहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की नफ़ा रसानी के लिए पैदा किया गया हो, आपका काम, ये काम उसी नहज पर है। मुझे बताइए कि इस तरह के काम इस वक्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक अलग तरह के ड्रामा का शिकार है। पॉलिटिकली तौर पर बहुत तरह के मसाइल हैं, आप देख रहे हैं, हम सब उससे जूझ रहे हैं, पूरा देश उससे जूझ रहा है। मैं आपके जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से देश को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कोई चीज़ कहना चाहें लोगों से, हिंदुस्तानियों से, यहाँ की जो सिस्टम है उससे कुछ कहना चाहें, किस तरह से जो है ये सारी चीज़ों को, जो इस तरह की इस वक्त जो अफरा तफरी मची हुई है, इसको कैसे कम किया जा सकता है? मेरा एज ए इंडिविजुअल, आपका, लोगों का, सरकार का क्या रोल हो सकता है इसमें, इन हालात में? देखिए, सरकार का क्या पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में तो मैं नहीं, वो जाने उनका क्या एजेंडा है और क्या पॉलिसीज़ क्या चाहते हैं। लेकिन पब्लिक के लेवल पे जो हम लोग हैं, हमारे लोग हैं, उन सबको पॉजिटिव रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये जो वक्त है, ये मुश्किल वक्त है, ये भी गुजर जाएगा, लेकिन ये निकल जाएगा, गुजर जाएगा। क्योंकि अगर वो लोग, कोई दूसरे लोग नेगेटिव हैं और आप भी नेगेटिव हैं तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा। बेशक। वो नेगेटिव है और आप पॉजिटिव रहिए, आप उम्मीद रहिए कि मैं तो ये कहता हूँ कि दिस इज़ माई कंट्री एंड दीज आर माई पीपल। बेशक, ये मेरा मुल्क है और ये सारे लोग हमारे लोग हैं। हमारे लोग, भले ही वो आज गुमराह हैं, हम अगर सही हैं, हम अगर हमारे अंदर पेशेंस है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, तो वो लोग भी गुमराही के रास्ते से और इस सच्चे रास्ते पे आ जाएंगे और फिर हम मिलजुल के ही रहेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान सभी का मुल्क है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का मुल्क है। इसमें हम किसी को ब्लेम आप दें दूसरे को, आप अपने आप को ठीक करिए तो मुमकिन है कि वो भी रियलाइज़ करेगा सामने वाला कि नहीं, ये तो इतने बुरे नहीं हैं, हम इनके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं। तो एक दिन वो भी, ये सब हमारे लोग हैं, सब अपने लोग हैं। आज हमें लगता है ये पराए हैं, लेकिन पराए नहीं हैं, ये अपने ही लोग हैं। इन्हीं के साथ जीना है, इन्हीं के साथ मरना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। ये थे शफीकुल हसन साहब, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से इनकी जर्नी रही, इनकी अपनी लाइफ जर्नी किस तरह से रही, ख़ास तौर से न्यूज़ क्लिप्स के हवाले से 2017 से, जो 24 जून 2017 को जो सफ़र शुरू किया था, 5 साल उन्होंने कैसे मुकम्मल किया, उसकी क्या दुश्वारियाँ रहीं, तमाम चीज़ें हमारे सामने आईं। और आखिरी बात जो उन्होंने कही कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम तमाम लोगों को अपने हिस्से का दिया जलाते रहना चाहिए, ताकि जो ये जो अंधेरा छाया जा रहा है उसमें रोशनी बाकी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।